तो दोस्तों हमारे साथ है आज देव, जो हमारे 2-3 साल के कोर्स में मेहनत करने के बाद अपने आईटीएन बनने के सपने को पूरा कर चुके हैं। तो आज हम लोग इनसे थोड़ा बात करेंगे ताकि इनके जर्नी को जान पाएं। और जो मेन एम है इस वीडियो का मेरे लिए खासकर वो ये है कि बच्चे मोटिवेट हो पाए इनके जर्नी से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे हमेशा चाहते हैं जानना कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की थी और क्या क्या उनको दिक्कतें आई, और स्टूडेंट के दिमाग से वो जानना चाहेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ी सी हम बात करेंगे देव से, हालांकि बहुत बात हमने ऑलरेडी कर ली है क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी। तो देव, पहले बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि थैंक यू आप सर। फाइनली अपने चाइल्डहुड ड्रीम आईटीएन बनने के ड्रीम को पूरा कर पाए हैं। और ये आपकी मेहनत की बदौलत है, हम लोगों ने जो किया वो सपोर्ट किया। तो पहले आप बताइए, आप कैसे फील कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं अब आईआईटी में जा रहा हूँ, अब मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। आपकी क्या फीलिंग है अभी, आप कैसा महसूस कर रहे हो पहले? सर बहुत ही अच्छी फीलिंग है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक सच्ची ड्रीम जो था वो अभी फाइनली पूरा हो गया है। तो मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ अभी आईआईटी के कैंपस में जाने के लिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत जल्द हम चाहेंगे आप आईआईटी कैंपस में पहुंचे और फिर हम लोग बात करेंगे वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या हाँ है। सर। तो देव, कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे जिससे हमारे बच्चों को थोड़ा फायदा हो। पहली चीज मैं बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत कॉमन इशू है, क्योंकि मैं भी एक एडुकेटर हूँ, हम लोग ने पढ़ाया अलग अलग कैंपसेस में, हम लोग ने एक चीज देखी है। बच्चा जब नया नया आता है 11th क्लास में, तो वो सपना लेके आता है कि यार मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही लेके आऊंगा, मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे तो मोटिवेशन कैरी कर जाते हैं जैसे आपने किया, लेकिन कुछ बच्चे डीमोटिवेट होते रहते हैं कि यार कुछ दिनों बाद वो सोचते रहते हैं कि यार टॉप 1000 भी अच्छा है, कुछ दिन बाद वो सोचते हैं कि टॉप 10,000 भी अच्छा है, एंड में आते आते वो सोचने लगते हैं कि यार एनआईटी मिल जाए तो ठीक है। तो मोटिवेशन ड्रॉप होने लगता है, जिसके कारण रैंक में बहुत फर्क आ जाता है। तो आप बच्चों को बताओ कि कैसे आपने 2 साल मोटिवेशन वैसे ही रखा कि आप आईटी तक पहुंच पाए, मतलब क्या है वो चीज जो बच्चे कर सकते हैं 2 साल तक मोटिवेटेड रहने के लिए? तो सर मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि स्टार्टिंग में मैं भी एकदम एंथुजियाज्म के साथ आया था कि हाँ ये अभी कुछ करना है इसमें और कुछ करके ही दिखाना है। फिर आगे जाते जाते मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन कम कम हो रहा था। पर फिर उसको अप रखने के लिए मैं कभी कभी बीच में सॉन्ग सुन लेता था। जब भी ऐसे थोड़ा लो फील करूँ तो कभी पेरेंट्स से भी बात कर लेता था। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी रखे अगर मतलब वॉक या स्पीड जॉगिंग जैसे करे तो भी थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं हम कि थोड़ी फुर्ती स्फूर्ति रहती है बॉडी में। तो इससे और दूसरा ये था मोटिवेशन के लिए कि एक बार आप अच्छे से और अच्छे से पढ़ने लगो तो मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट आने लगता है अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो। मेन वही फैक्टर रहता है कि मार्क्स भी आपके बूस्ट होने लगते हैं जैसे जैसे टाइम जाता है और आप सीरियसनेस बढ़ाते जाते हो तो उससे और मोटिवेट होते हो और फिर और आप पढ़ते हो तो और मार्क्स बढ़ते हैं तो वो साइकिल फिर चलते जाता है। बिल्कुल, मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे, मेहनत हाँ करोगे तो वही एक हाँ मोटिवेशन बन करेक्ट। जाता है कि यार अभी अच्छे आ गए और करना है और करना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और रीजन है जिसके कारण बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। एक ये 2-3 साल का जो जर्नी है आईआईटी का, वो काफी अप एंड डाउन वाला जर्नी है। बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो मोटिवेट हो रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा फेज आता है कि 5-6 एग्जाम बहुत बुरे चले जाते हैं। अब उस वक्त बच्चा ऐसा होता है कि यार अब तो मेरे दिन चले गए, या मैं बहुत डाउन हो गया, अब तो मेरा नहीं होगा। वो बस 5-6 एग्जाम को लेके पूरा अपना जर्नी डाउन कर लेते हैं। तो ये एग्जाम का जब नेगेटिव फेज आता है, उस वक्त बच्चे कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखे, या आपने क्या किया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अ, सर वैसे मेरा भी एक ऐसा फेज आया था। दिसंबर के मंथ में मुझे याद है मैं जेई मेंस की जब फुल लेंथ टेस्ट दे रहा था तभी भी मुझे कंसिस्टेंटली कम कम आ रहे थे मतलब कम से कम मैंने 120 तक जितने मार्क्स देखे हैं टेस्ट में। तो अच्छा। वो टाइम पे मैं भी काफ़ी ये हो गया था कि अभी नहीं करना है ये क्या हो रहा है ऐसा। पर फिर मैंने वही देखा कि अभी रॉन्ग चीज़ें कहाँ पे जा रही है और मैंने सोचा कि इनको एक बार इम्प्रूव कर लूँ। ये जो वीक चैप्टर्स है वीक एरियाज है उनको एक बार अच्छी तरह से फिर से लेक्चर से कवर कर लूँ वीडियो लेक्चर से और उन पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर लूँ। तो फिर इवेंचुअली वो इम्प्रूवमेंट होने लगा। पर वो एट दैट टाइम जब आप एकदम लो फील कर रहे होते हो तो आप अपने कोई एजुकेटर के साथ बात कीजिए ये बारे में या मतलब कोई भी आपके क्लोज कजिन हो। पेरेंट्स पेरेंट्स तो सबसे अच्छे मतलब आपको मोटिवेटेड मतलब जो भी आपको मोटिवेट करे वैसे कि आप उनके साथ अपना प्रॉब्लम खुल के शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रेशर में मत आइए। फ्रेंड्स हो आपके या वैसा तो उनके साथ डिस्कस कीजिए तो मतलब आपको अच्छा फील होगा बाद में और फिर से लग जाइए जर्नी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली है कि हम लोग
बैठ के कुढ़ने से अच्छा क्या हाँ नहीं हो रहा नहीं हो रहा, हम गलतियां पता करें। हाँ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हाँ जो नहीं हो रहा है उसको करेक्ट कर लो तो अच्छा करेक्ट हो ही जाएगा। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग जनरली ध्यान नहीं रखते हैं, कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो, अपने मेंटर से शेयर करो, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी। नहीं भी हुआ तो यार शेयर करने से ही प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे था, क्योंकि इस टाइम वो पूछना बहुत जरूरी है, कि इस कोविड पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में हम्म, पूरे वर्ल्ड ने, इंडिया ने, स्टूडेंट्स ने, सब लोगों ने काफी स्ट्रगल किया है। हाँ काफी चीजें एज यूजुअल नहीं रही, काफी चीजें हाँ स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्बेंस में मिली। तो यहाँ पे आपने मतलब कैसे कोप अप किया, कैसे आप इसके बावजूद नहीं हिल पाए, मतलब कैसे आपने अपना वो जो जर्नी है वो स्मूथ रखा और फाइनली आप यहाँ तक पहुंचे, वो एक बच्चों को आप चैलेंज और उसको ओवरकम करने का तरीका बताएंगे, अभी भी जो बच्चे हमारी ये बात सुन रहे हैं उनके लिए काफी हेल्प हो जाएगी। तो सर मतलब मेरे भी ऐसा ही हुआ था कि मतलब एकदम क्लोज फैमिली रिलेटिव को ये कोविड हो गया था, तो हम लोग भी काफ़ी टेंस्ड हो गए थे और हॉस्पिटल के बेड्स वो सब भी नहीं मिल रहे थे। तो वो टाइम पे भी एक आध दो दिन भी मेरे भी गए थे ऐसे। पर आपका प्रिपरेशन मतलब ऐसे यू नॉर्मल डेज पे अच्छी तरह चल रहा हो तो एक दो दिन ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और रही बात की ये कि मतलब काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए ये टाइम में या वो हुआ, तो वो चीज़ प्रिवेंट करने के लिए मैं खुद लेक्चर्स ही देख लेता था अन अकेडमी के यूट्यूब और उनसे पूरी तरह से। और वहाँ से ही अपने सब नोट्स और ये सब बना के फिर सेंगेज और जो भी बुक्स थी रेलेवेंट उन सबको सॉल्व करके आगे आगे बढ़ता जा रहा था। तो और मैंने प्रॉपर एक टाइम टेबल भी बनाया था, मतलब ऐसे वीकली टाइम टेबल एक था, एक डेली टाइम टेबल था, एक मंथली टाइम टेबल भी था कि पूरे मंथ में ये चैप्टर्स कवर करने हैं मुझे, और वीकली में ये टास्क अकम्प्लिश करने हैं। तो डेली में भी ऐसा था कि ये टाइम से ये टाइम लेक्चर्स देखने हैं, लाइव देखने हैं, या वैसे था। तो उसको मैं फुल ट्राई करता था कि जितना हो सके स्टिक करूँ वो प्लान को। तो उससे एक डिसिप्लिन रह रहा था, जब भी कोई मतलब कोविड के टाइम पे इतने मेंटर्स लाइव नहीं थे तभी। ओके। तो मतलब आपका जो भी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो भी, लेकिन आपने जो हाँ टारगेट बनाया कि यार ये चैप्टर खत्म करना है, वो करना है। हम्म तो बिल्कुल एक डिसिप्लिन टाइम टेबल और एक हाँ उसको जो जिद होती है कि यार वो फॉलो करना ही है, हम्म वो बिल्कुल बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, जो हमारे पास खासकर जो नए बच्चे हैं, जो शायद 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, या फिर 10th से 11th में आ रहे हो, उनके लिए बहुत जरूरी है कि यार चीजों को छोटी छोटी दिक्कतों से हिलाए ना। हम्म अगर ये करना है तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप अनअकैडमी पे आपने इतने दिनों पढ़ाई की है, अलग अलग एडुकेटर को फॉलो किया है, आप इतनी मेहनत करके रैंक लेके आए हैं, अनअकैडमी की जर्नी को आप कैसे डिफाइन करना चाहते हैं? कैसे इस टफ टाइम में अनअकैडमी ने हेल्प किया? क्या अच्छाइयाँ थी, क्या चैलेंजेस थे, उसके बारे हम्म। में क्या कहना चाहते हाँ तो सर मतलब वही था कि 11th के बाद जब ये आया कोविड का टाइम, तो मैं भी घर से प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो टाइम पे मैंने ऐड देखा अन अकेडमी का, और मैं उनकी यूट्यूब चैनल से ही सब कुछ पढ़ने लगा। नमो सर है, फिर जो भी मतलब उनकी टीम है, नमो सर, फिर अनुपम सर, समीर सर, और जितने भी और भी सर है सब, तो उनसे मैं पढ़ने लगा। और मतलब वही कि एक प्लान सा बनाया था, और होते होते वैसे करते हुए पोर्शन कंप्लीट किया मैंने। हैं? फिर मैंने टेस्ट दी सारी अन अकेडमी पे भी, और नॉर्मल प्रीवियस ईयर्स जो रहते हैं उनके बेसिस पे भी। फिर मैंने मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और काफ़ी अच्छा स्कोर आया उसमें भी। तो उसके बाद मैंने सब्सक्रिप्शन भी ले लिया एडवांस के लिए 7 मंथ्स का। तो वो टाइम पे मतलब था तो एडवांस पहले, ये इधर 3 मंथ्स तक ही था, पर फिर मैंने डिले हो गया था सब्सक्रिप्शन काफी, हाँ। हाँ एक्सटेंड कर दिया वैसे, हम्म। कि अभी हाँ ये हो गया तो। और वो भी लाइव क्लासेस जो रहते हैं इस पे प्लस पे भी, उससे भी काफ़ी हेल्प मिली, और काफ़ी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स की भी गाइडेंस मुझे मिली। तो हम्म। उसके लिए काफ़ी थैंकफुल भी हुआ ना अकेडमी को। हाँ तो बिल्कुल, हाँ अनअकैडमी हमेशा ही चाहता है कि उनके बच्चों को बेस्ट मिले और उनका रिजल्ट उस तरह निकले जैसा उन्होंने शायद सोचा भी ना हो। हम्म बिल्कुल, ये सुन के बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि हाँ यार, अगर हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाए, लेकिन अगर मेहनत करते रहे, हम्म हमको पता है कि यार ये करना है तो करना है, तो अनअकैडमी तो हेल्प करने के लिए है ही। बाकी आपका ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन दिमाग हमको चाहिए, तो हम लोग कुछ भी कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा देव, कि बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सबके लिए अलग अलग होता है, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट था, हाँ और कौन सा सब्जेक्ट आपको शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग लगा, हाँ और आपने उसको फिर कैसे ओवरकम किया?
हमने ओवरकम किया ये तो पक्का है, तभी आप आईआईटीएन हो अभी। हाँ। तो क्योंकि ये मुझे पूछना इसलिए है कि बच्चों का एक आदत होती है हाँ। कि यार अगर मैं मान लो केमिस्ट्री में अच्छा हूँ हुँ। तो केमिस्ट्री ही करते रह जाते हैं, हाँ। और जो सब्जेक्ट थोड़ी चैलेंजिंग लगती है उसको छोड़ देते हैं। हाँ। मतलब आपका क्या कहना है कि मतलब पहले स्ट्रांग क्या था, वीक हाँ। क्या था, वो तो बता सकते हो आप, हाँ। लेकिन आप वीक तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ। चैलेंजिंग। हाँ। फिर आप उसने कैसे आपने उस पर मतलब काम किया, कैसे उसको अच्छा किया, हाँ। उस बारे में आप बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? तो सर वही है कि अभी सर थोड़ा लंबा बोलिए सर। हाँ हाँ, लंबा बोल सकते हो। ठीक है। हाँ, तो मतलब सर उसमें यही है कि पहले मुझे भी आइडिया नहीं था। मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आइडिया नहीं होता है कि क्या पार्ट वीक है या क्या पार्ट स्ट्रांग है। तो मैं ऐसा करता था कि जब भी मैं टेस्ट देता, तो उसके बाद मैं सब चैप्टर नोट डाउन कर लेता था कि अच्छा इसमें से रॉन्ग गया, ग्रेविटेशन में से एक रॉन्ग गया, थर्मोडायनामिक्स में से एक रॉन्ग गया, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में से एक रॉन्ग गया, इधर थर्मोडायनामिक्स में से केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनामिक्स में से एक रॉन्ग गया, मैथ्स में इंटीग्रेशन में से एक रॉन्ग गया, या अनअटेम्प्टेड जो भी थे वो सब मैं चैप्टर्स के नाम लिस्ट डाउन कर लेता था हर टेस्ट के बाद। और जो सम सॉल्व करने होते वो उसी तरह कर भी लेता था सॉल्व भी। पर फिर उसके बाद जो एनालिसिस की बुक बनाई थी मैंने, उसके एंड में मैं सब चैप्टर्स लिखे हुए थे, मैंने 120 जितने कुछ चैप्टर्स थे। और उसके बाद मतलब ग्रेविटेशन जैसे टेस्ट में एक बार आया कि ये एक बार रॉन्ग हुआ, तो मैं एक ऐसे टैली देता था, मतलब एक स्टिक देता था। फिर अलग अलग मतलब ग्रेविटेशन के समझो 10 टेस्ट बाद उसके ऐसे 4 टिक्स के बाद एक ऐसा स्लैश वाला टिक, जो 5 ऐसी टैली बनती है ना 5 की। वैसे अभी फिर मैं देखता था जितने 10-15 टेस्ट के बाद की अच्छा अभी कितने किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टिक्स है, किस में सबसे ज़्यादा टैली है, तो वो पार्ट मतलब वीक है मेरा। फिर मैं उसको ही टारगेट करता था, तो उसके लेक्चर्स देखता था एक्स्ट्रा, और उसके और भी एजुकेटरों से लेक्चर देखता था, और फिर मैं उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करता था, मतलब सॉल्व करके, लेक्चर्स देख के, उसके स्पेसिफिक चैप्टर टेस्ट दे के, या वैसा करके। तो जब तक मैंने देखा मेरा फिजिक्स थोड़ा स्ट्रांग था उसमें, मतलब 100 परसेंटाइल भी आई थी, तो वो काफ़ी स्ट्रांग था फिजिक्स। केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा वीक था एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें थोड़ा पोर्शन बाकी था, तो वो मैंने अन अकेडमी के इससे कवर किया, पीएमएस सर से और सचिन राणा सर से ऑर्गेनिक भी कवर किया था। और मैथ्स मेरा काफ़ी वीक था, मतलब उसमें उतने सम्स नहीं हो रहे थे, तो मनोज चौहान सर को काफ़ी फॉलो किया था मैंने। मतलब उनके काफ़ी लेक्चर्स देखे थे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो उन्होंने काफ़ी ऐसी ऐसी मेथड बताई थी जिससे इजीली सॉल्व हो सके सम्स, और मतलब आसानी हो चीज़ों करने में, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। तो वैसे ही कि मैं ढूंढते गया कि कौन सा एरिया वीक है एनालिसिस के थ्रू, और वो जो स्टिक मेथड मैंने बताया उसके थ्रू, और उस एरिया को टैकल करते गया मैं। फिर एक बार वो पूरा हो गया, फिर कंटिन्यू करते गया वो साइकिल को, तो आई थिंक उससे इम्प्रूवमेंट मिला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आपने डिटेल में बता दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे मतलब हमारा एम तो यही है ना, हम वीडियो क्यों बना रहे हैं कि बच्चों को पता चले कि हाँ यार, बच्चों के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हाँ। ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। करेक्ट। तो अगर मैं इनके पॉइंट्स को अगर दो छोटे छोटे पार्ट में बताना चाहूँ, तो एक तो ऑर्गेनाइज तरीके से एडुकेटर को फॉलो करना, और दूसरी जो उन्होंने पॉइंट बहुत डिटेल में बताई कि डीप एनालिसिस करना कि गलत हो कहाँ रहा है। तो ये टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मतलब इस टॉपिक में दिक्कत है, क्योंकि यार जब तक आपको पता नहीं है ना कि आप में प्रॉब्लम कहाँ है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप अगर ऐसे ही सोचोगे कि यार इस बार मार्क्स कम आ गए, अगली बार बहुत अच्छा करूंगा, कुछ नहीं कर सकते। पहले पता होना चाहिए गलत कहाँ कर रहे हैं। तो बिल्कुल डीप एनालिसिस और ऑर्गेनाइज तरीके से एडुकेटर को फॉलो करना। बहुत बढ़िया देव, बहुत खुशी हुई आपसे बात हाँ करके। सर। और हाँ। ज़्यादा खुशी आपकी होगी क्योंकि आप हाँ सर। आईटीएन बन चुके हो, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे अच्छा हाँ सर। करते हैं, आईटी में जाते हैं, और हम तो चाहेंगे आईटी में जाने के बाद भी वो बहुत हाँ सर। ऊंचाइयों तक पहुंचे। ठीक है, हम आपसे बाद में फिर मिलेंगे एक बार हाँ आपके सर। आईटी का जर्नी पता करने के लिए। हाँ सर। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, ये बस थैंक यू। स्टार्टिंग है, अभी बहुत हाँ। कुछ करना बाकी है। हाँ सर। ऑल द बेस्ट, थैंक थैंक यू सर। यू।